छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। करीब 1.5 घंटे चली मुठभेड़। 4 जवान शहीद और 11 जवान हुए गंभीर रूप से घायल। करनी सेना प्रमुख लोकेंद्र सिंह काल्वी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिल्म पद्मावत के खिलाफ लोगों से की जनता कर्फ्यू लगाने की अपील। फिल्म पद्मावत पर नहीं थम रहा करनी सेना का प्रदर्शन। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे किया जाम से कई किलोमीटर लगा सैकड़ों गाड़ियों का कतार। पद्मावती के विरोध में मेरठ के पीवीएस मॉल पर पथराव और फायरिंग। बाइक सवार कुछ युवकों ने बरसाए पत्थर। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर में 11 जवान गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। घटना नारायणपुर के गुमटेर के जंगलों की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। करीब 1-1.5 घंटे तक की फायरिंग के बाद नक्सली पीछे हट गए और अपने को सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़ गए। गोलीबारी थमने के बाद मोर्चे पर डटे 2 जवान और 2 सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, जबकि अन्य 11 जवान जख्मी हो गए। करनी सेना प्रमुख लोकेंद्र सिंह काल्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हो सकता है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाए। फिल्म नहीं लगनी चाहिए। बैन एंड बैन। उन 3 सीबीएफसी के लोगों ने, जो सीबीएफसी की तरफ से जो फिल्म देखने गए थे, जिनका गला सूख गया होगा, अरविंद सिंह जी का और कपिल कुमार जी का, उनका गला सूख गया होगा जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि उन्होंने क्या देखा। अब कौन क्या कह रहा है मुझे पता नहीं है। जिन सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उन सब सामाजिक संगठनों से किसी धोखे में नहीं आए। जनता कर्फ्यू लगा। दिल्ली में हाई अलर्ट लगातार जारी है। 26 जनवरी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट मोड पर है। तमाम राज्यों में पुलिस व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी को देखते हुए जयपुर में भी पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, जिसका जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता ने। दिल्ली के अंदर केंद्र की ओर से हाई अलर्ट है, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है। सभी राज्यों में सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट मोड पे है और सभी राज्यों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम खड़े हैं जयपुर के सोडाला क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो जयपुर के जवान हैं वो बड़े ही मुस्तैदी से यहां पर तैनात है और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। बैरिकेड्स लगाए गए हैं और गाड़ियों की यहां पर चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की यहां पर चेकिंग की जा रही है और संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध गाड़ी पर नज़र बनाए रखे। किसी भी तरह से कोई आपातकालीन घटना ना हो, उसको लेकर जो है हमारी जयपुर पुलिस तैनात है, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। हर साल जो है त्यौहार आते हैं, 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आता है, नया साल आता है, तमाम जो त्यौहार है, दिवाली हो, उसको लेकर हमारी जयपुर पुलिस तैनात रहती है, क्योंकि हम वो त्यौहार वो दिन खुशी से बनाएं। इसी को लेकर ये जवान अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी देते हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है केंद्र की ओर से हाई अलर्ट है, जयपुर पुलिस मुस्तैद है और किसी भी तरह की अनहोनी की घटना ना हो, उसको लेकर यहाँ पर जयपुर पुलिस अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी दे रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया। देश भर में चल रहे विवादित फिल्म पद्मावत के उग्र विरोध के बीच बाड़मेर के सर्व समाज के युवाओं ने फिल्म का विरोध करने का अनूठा तरीका अपनाया, जहां वीरांगनाओं ने सिनेमाघरों के मालिकों के हाथ में राखी बांधकर एक बहन ने भाई से कहा कि आप अब हमारे भाई हो और इस पद्मावत फिल्म को अपने सिनेमाघरों में न चलाएं।
फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रांची पुलिस कप्तान के आदेश और पुलिस की सक्रियता के बाद भी करणी सेना और इससे जुड़े संगठन के लोग रांची की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। संगठन के लोगों का कहना है कि हिंदू इतिहास के साथ फिल्म में खिलवाड़ किया गया है, जिसे लेकर वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि फंडामेंटल राइट है लोगों को आम जीवन अपनी तरीके से जीने का, और उसमें अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो पुलिस बहुत सख्ती से उसके साथ निपटेगी। इस संबंध में जो भी सिनेमा हॉल्स हैं वहाँ पर स्टैटिक बलों की नियुक्ति की गई है, पेट्रोलिंग, और सभी थाना प्रभारियों को भी इसमें अलर्ट किया गया है। लोग अगर विधि व्यवस्था की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या आम जनों को परेशान करने का प्रयास करेंगे या किसी विध्वंसक गतिविधि में शामिल होने की कोशिश करेंगे या ऐसा कुछ उनका कुत्सित प्रयास रहेगा, तो ये चीज़ एकदम स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, प्राथमिकी दर्ज की जाए और उन्हें पकड़ के जेल भेजा जाए। पद्मावत को बंद करो, भंसाली मुर्दाबाद, 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 भंसाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लखनऊ शहीद पथ पर स्थित अवध शिल्प ग्राम में यूपी दिवस का आगाज हो गया है। कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव राजीव कुमार समेत यूपी के कई मंत्री मौजूद रहे। मुख्य अतिथि वेंकैया नायडू ने मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र बांटे। माननीय सांसद श्रीमती अनु पांडे, देश से हो रहे कुल हस्तशिल्प निर्यात का 44% उत्तर प्रदेश से ही होता है। इस प्रकार देश का चर्म उत्पाद का निर्यात का कुल 26% उत्तर प्रदेश से ही होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद की अवधारणा का माध्यम से परंपरागत शिल्प तथा लघु और सूक्ष्म उद्योग का विकसित कर इस क्षेत्र में कौशल युक्त रोजगारी नई संभावनाओं को पैदा करने का सराहनीय प्रयास किया है। मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूं। कारण क्या है कि देश में, समाज में हर एक वर्ग में कुछ ना कुछ कुशलता है। स्वयंसेवकगण उत्तर प्रदेश दिवस के प्रथम आयोजन के अवसर पर मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का और सभी अन्य गणमान्य अतिथियों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सबके लिए एक गौरव का क्षण है। चाईबासा कोषागार मामले में रांची की सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 50 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। मामले को लेकर राजद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने ऊपरी अदालत जाने की बात कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, जिसका बीजेपी ने भी जवाब देते हुए कहा कि यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा। अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और ये मानते हैं कि उच्च पद पर बैठकर भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ ये फैसला एक बड़ा सबक है। और जब उच्च पद पर लोग बैठे रहते हैं लालू प्रसाद की तरह, तो उस समय उन्हें लगता है कि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आज का जो फैसला है मील का पत्थर है और भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे हम एक निर्णायक वार मानते हैं। भाई कोर्ट में जाएंगे ना, हमको पूरा विश्वास है कि ऊपरी कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, वहाँ से हमको न्याय मिलेगा। हम लोग जाएंगे, कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। और जो जनता की लड़ाई है आरएसएस भाजपा के खिलाफ में, सांप्रदायिक और फांसीवादी शक्तियों को समाप्त करने का, वह भी लड़ाई लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में लड़ी जाएगी। और पूरा अभी जो फैसला हुआ है, हम लोग विश्वास था
लेकिन यह विश्वास आक्रोश में परिवर्तित हो गया है और हम लोग एकजुट हैं आरएसएस भाजपा सांप्रदायिक शक्तियों को समाप्त करने के लिए बिहार और देश में। कि माननीय न्यायालय के द्वारा सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सजा के बिंदु सुनने के बाद माननीय न्यायालय के में सभी लोगों को जिन जिन अभियुक्त दोषी पाए गए थे उनको सजा सुनाया गया, जिसमें कि पॉलिटिशियन जो थे लालू प्रसाद यादव, जगदीश शर्मा, राणा, इन लोगों को 5 साल, 13(1) में भी 5 साल और जुर्माना जो लगाया गया 5 लाख का लगाया गया है। जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद, सजल चक्रवर्ती, जिनको 4 साल और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। उस समय के जो तत्कालीन जो ट्रेजरी ऑफिसर से इलियास तिर्की थे उनको 5 वर्ष 5 लाख किया गया है। और जितने सप्लायर्स थे उस सप्लायर्स छोड़ को सुशील कुमार, ज्योति कुमार झा और जितने महिला थे उनको 3 वर्ष किया गया सप्लायर्स में थे। और बाकी जितने सप्लायर्स जो बचे थे जो थे उनको 5 साल का और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है और सभी रन कंकरेंटली रहेगा। यही माननीय न्यायालय द्वारा किया गया। लालू यादव की सजा पर पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर ने कहा कि न्यायालय के मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते। वहीं अली अनवर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी के साथ न्याय होते नहीं दिख रहा है। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को मिले 5 साल की सजा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने खुद ही नहीं बल्कि अपने नेताओं को भी इस मामले पर बोलने से परहेज करने की नसीहत दी। वहीं कार्यक्रम के बाद इस सजा के मामले पर सिर्फ इतना कहा कि यह न्यायपालिका का मामला है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बजट की कॉपी के पहले दूसरे पन्ने को जब आप देखेंगे तो इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि सरकार का सही दस्तावेज जो है वो झूठ का पुलिंदा है और सच को छिपाता है। वहीं झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव ने सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार के बजट को निहायती मामूली ठहराया। कल सरकार ने वर्ष 2018-19 का वार्षिक बजट पेश किया है और सरकार के मुखिया ने, मुख्यमंत्री ने बजट पर अपनी पीठ थपथपाने की प्रयास की है और झूठी वाहवाही लूटने का भी खूब प्रयास किया है ताकि राज्य की जनता भ्रमित रहे। इनके भुलावे में आकर इनकी असफलताओं को भूल जाए और उन असफलताओं को भूलते हुए इनके वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के काल की लोग सराहना करें, ये इनका प्रयास रहा। सरकार ने कल बजट पेश किया है और उनके कुछ किताबों को जो हम लोगों ने दस्तावेजों को पढ़ा है, बजट एट ए ग्लांस, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, इन सभी में कुछ पहले दूसरे पन्ने पे ही कुछ चीज़ें जो देखने को मिल रही है, बड़ा अजीब सा है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है ये सरकार का सही दस्तावेज जो है ये एक झूठ का पुलिंदा है और सच को छुपाता है। छठी जेपीएससी की पीटी परीक्षा में आरक्षण के प्रावधान को खत्म होने के मामले को लेकर बजट सत्र के छठे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस मामले को लेकर सदन में विपक्ष के मुद्दे को हाईजैक करते हुए सत्ता पक्ष के विधायक राधाकृष्ण किशोर और नवीन जायसवाल ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष ने परीक्षा को निरस्त करने की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 29 जनवरी को होनी है। तो हमेशा से ये आदत बनी रही है कि दूसरे के थाली में कैसे अपना मुंह मारना है। पकाता है गरीब गुरुआ, खाते हैं ये साहूकार। पहले फुसलाते हैं फिर लूटते हैं। यही इनका चरित्र है, यही इनका व्यवहार है।
और रही बात जेपीएससी का, इस मुद्दे पर आपको पता होगा हम लोगों ने कार्य स्थगन पहले ही लाया था, उसको इन लोगों ने अमान्य कर दिया और सदन में एक सुनियोजित तरीके से सत्ता पक्ष ने इसको क्रेडिट लेने के नाम पर आगे बढ़ने का काम किया। और सरकार ने झारखंड के पिछड़े दलितों, आदिवासियों, यहाँ के झारखंडी नौजवानों को फुटबॉल बना के रख दिया है। कभी सरकार के पाले में गेंद फेंका जाता है, कभी विधानसभा अध्यक्ष के पाले में, उनके विधायक ही सवालों को लेके आते हैं। और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि जहां 16वीं जेपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए थी, अभी छठी जेपीएससी की ही परीक्षा हो रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने यह चिंता जाहिर की कि चौथे जेपीएससी तक पीटी के एग्जाम में भी कैटेगरी वाइज आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस वर्ष जेपीएससी ने आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। जेपीएससी का ये कहना है कि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था लागू नहीं होगी। हल्द्वानी में रामपुर के कुमाऊं क्षेत्र के चीड़ डिपो के प्रधान कार्यालय में उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संगठन की प्रांतीय बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड वन विकास निगम के कर्मचारियों ने कुमाऊं परिक्षेत्र के वन विकास निगम के महाप्रबंधक और अपर प्रबंध निदेशक को हटाने की मांग की है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि पिछले 8 सालों से सरकार ने जेएस सुहाग को लाभ के पद से नहीं हटाया है। उनका कहना है कि कोई भी अधिकारी 3 सालों या इससे अधिक 5 सालों तक इस पद पर रह सकता है। उसके बाद आरोप तो पिछली बार भी हमने आपको बता दिए गए हैं। आरोपों में खनन से संबंधित मेन उनके पास आरोप हैं। खनन के संबंधित जितनी भी गड़बड़ियां आज वन निगम में हो रही हैं, उनके जो कर्ता धर्ता हैं वो महाप्रबंधक जेएस सुहाग जी ही हैं। और हम पिछले दिनों में भी काफ़ी समय तक आंदोलन थे। 2 माह तक हमने आंदोलन स्थगित करा महासंघ के अनुरोध पर। जहां महासंघ की वार्ता माननीय वन मंत्री जी हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1 माह के अंदर इनको हटा देंगे, लेकिन आज 2 माह हो गए हैं, अभी उनको नहीं हटाया गया है। इसलिए हमने आज कार्यकारिणी की बैठक हल्द्वानी में आयोजित की है और इस कार्यक्रम में तय हुआ है कि हम इस आंदोलन को पुनः प्रारंभ करेंगे और फरवरी के प्रथम सप्ताह में हमारे सारे 4 क्षेत्रों के लोग देहरादून में इकट्ठा होंगे। इकट्ठे होकर सारे लोग सामूहिक रूप से मंत्री जी से वार्ता करने का प्रयास करेंगे। स्टाम्प टेंडर प्रक्रिया को लेकर स्टाम्प विक्रेता गुरुवार से राजस्थान में हड़ताल पर रहेंगे। स्टाम्प विक्रेताओं का कहना है कि सरकार ने टेंडर मध्य प्रदेश सरकार को सौंपा है, जिसके चलते वे हड़ताल पर रहेंगे। इसको लेकर राजस्थान स्टाम्प यूनियन ने कांग्रेस नेताओं से मिलकर मदद के लिए आग्रह किया। देखिए, पूरे प्रदेश में 15,000 से ज़्यादा स्टैम्प वेंडर्स हैं और जिस प्रकार से स्टॉक होल्डिंग कंपनी को लाभान्वित करने के लिए स्टैम्प वेंडर्स को रातों रात बेदखल कर दिया इस व्यवसाय से, इस बात का सूचक है कि सरकार रोजगार देने के स्थान पर बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। और जिस प्रकार से ये संज्ञान में है कि जिस कंपनी स्टॉक होल्डिंग कंपनी को ये सब काम दिया गया है वो महाराष्ट्र में वो ब्लैक लिस्टेड है और उसको पूरे देश भर का काम दिया जा रहा है। और उसका कुछ ये भी संज्ञान में है कि उसके सारे जो लिंक्स हैं वो मॉरिशस की किसी कंपनी से, ऐसा प्रतीत होता है कि आम जनता से पैसा कलेक्ट करके और वो कंपनी उस सारे पैसे को विदेश में डालना चाहती है। हम स्ट्राइक कर रहे हैं। राजस्थान की नीति, सरकार की जो नीतियां हैं और अधिकारियों के दबाव में राजस्थान सरकार जो फेल होती नज़र आ रही है, अधिकारी जो कर रहे हैं उसको लेकर के हमने सब जगह पूरे ज्ञापन सब कुछ दे चुके। गुलाब चंद जी कटारिया साहब को हमने ज्ञापन दिया, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में मजबूर होकर के हमारे को ये नीति उठानी पड़ रही है कि राजस्थान के अंदर हम 25 तारीख से लेकर के और 29 तारीख तक का बाज़ार बंद रखेंगे। कहीं कोई स्टैम्प, कहीं कोई पाई पेपर, कहीं टिकट नहीं मिलेगा और बाहर जो हमारे जो काउंटर्स हैं उन पे भी कहीं कोई आम जनता को सामान स्टाम्प वगैरह नहीं मिलेंगे। खगड़िया के गंगौर थाना के बभनगामा गांव के पास एक बच्ची का अर्धनग्न स्थिति में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने बच्ची के शव को देखकर बच्ची के परिजनों को सूचना दी। मृतक बच्ची के परिजनों ने बताया कि बच्ची गांव के बगल में सरस्वती पूजा में गांव में
कला नाटक का आयोजन किया गया था, जिसे देखने के लिए वह वहां गई थी, लेकिन रात को वापस नहीं लौटी। वहीं परिवार के लोगों को आशंका है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बच्चा रात में मेला गई थी, मेला देख के वापस आने के क्रम में कौन कहाँ क्या पकड़ा तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन इसको देख रहरी खेत में अर्धनंग, ऊपर से सूटर पहने हुई थी, नीचे का पैंट और ट्राउजर ये खुला हुआ था, चप्पल गायब था और उस लाश वो पूरे नंगे लाश था, उसको चद्दर से ओढ़ाया हुआ था, खुला बलात्कार करके इसको मार दिया ताकि मुंह खोले नहीं, जिंदा रहेगा तो मुंह खुलेगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुए भले ही 1.5 साल बीत गए हों और प्रशासन सख्त होने का दावा करता है, लेकिन बिहार के सुपौल में शराब कारोबार चरम पर है। जानकारी के मुताबिक सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र में एसएचओ राजीव कुमार झा के नेतृत्व में बुधवार को जहां एक ट्रक से 315 कार्टन सहित 9,250 बोतल शराब की बोतलें जब्त की गई। वहीं सुपौल सदर थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों ने जमीन के अंदर से शराब की खेप को ढूंढ निकाला। रॉयल स्टैग है, बड़ा साइज का 750 ml का। गोपनीय सूचना मिली थी, कुछ लोग एक हाजी साहब हैं उनके खाली और की परिसर में जो कि पूरी तरह से खुला हुआ है, उसमें जगह जगह 100-150 बोतल के आसपास गड़ा हुआ है। उन्होंने सबको चेक किया, हर गड्ढे को चेक किया, जिसमें कि 10 बोतल 750 ml का रॉयल स्टैग मिला। वर्ष 2018-19 का बजट आने वाला है और कुछ चीजों के दाम बढ़ सकते हैं तो कुछ के कम हो सकते हैं, लेकिन आज का युवा बजट को लेकर क्या चाहता है, बजट से उसे कितनी उम्मीदें हैं, इसको लेकर लखनऊ के युवाओं से बात की हमारे संवाददाता पुनीत मोहन ने। वो बजट जिससे भारत की जनता को बहुत सी उम्मीदें रहती हैं, यूथ बहुत उम्मीदें रखते हैं, घर की महिलाएं बहुत उम्मीदें रखती हैं, इस देश में रोजगार करने वाला, काम करने वाला हर आदमी बजट से बहुत उम्मीदें रखता है। कुछ दिनों बाद बजट आने वाला है। लखनऊ के लोग, खासतौर करके लखनऊ के यूथ जो हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसा बजट चाहते हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ में हम यहाँ पर हैं, हम उनसे पूछेंगे कि कैसा बजट वो चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अलीशा सिंह। अलीशा जी, कैसा बजट आप चाहती है? जो बजट आने वाला है इसमें आपके क्या व्यूज़ हैं? एक्चुअली में बजट जो है बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। हम लोग स्कूल की जो फीस है बहुत ज़्यादा है, जीएसटी, हर चीज़ में तो जीएसटी लग गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है मैं मोदी जी से यही बोलूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा हर बजट कम करें और जीएसटी है उसके लिए भी थोड़ा सा छूट दें हम लोग को। हर चीज़ में कोई भी चीज़ लो, हर छोटी छोटी चीज़ में जीएसटी है। ये जीएसटी बहुत ज़्यादा आजकल वो कर रहा है। आपको एजुकेशन करने में, पढ़ाई करने में, बुक्स वगैरह लेने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं? जी हाँ, हर चीज़ में बहुत दिक्कत आती है। स्कूल की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है और बुक्स भी लेने जाओ या कुछ भी, हर चीज़ बहुत महंगा है आजकल। आगे आप पूछिए। ओके, तो यूथ ये चाहता है कि बुक्स जो हैं वो थोड़ी सस्ती हो जाएं, एजुकेशन सस्ती हो जाए। हमारे साथ में एक और यूथ हैं, क्या नाम है आपका? जी, शुभम। शुभम, कैसा बजट आप चाहते हैं? इस बार का बजट हो वो कैसा हो? मैं चाहता हूं कि बजट इस समय, जिस हिसाब से इस समय जीएसटी बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ों में बुक्स कॉपी जो भी लेते हैं सब में इतना कॉस्टली हो गया है, तो थोड़ा सा जीएसटी और जो ये है बजट थोड़ा कम हो। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, गर्ल्स हैं, उनसे हम जानेंगे कि कैसा बजट वो चाहती हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम किरण सिंह है। किरण जी, कैसा बजट आप चाहती हैं, कैसा बजट होना चाहिए? बजट आम होना चाहिए, मतलब जैसे आजकल की लेडीज़ हैं उनको सिलेंडर, जैसे गैस वैस की वो होती है, दिक्कत होती है। एंड ये है कि पढ़ाई के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी दिक्कत है। और बुक लेने जाते हैं तो उसमें भी जीएसटी 18% जीएसटी है, आई थिंक सो। मोदी जी को ये करना चाहिए कि उनको जीएसटी जो है वो कम करनी चाहिए, और जिससे कि यूथ को फ़ायदा हो और लेडीज़ को भी फ़ायदा हो, जो मतलब यानी मोदी जी को यूथ को ध्यान में रखते हुए, उनकी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए बजट बनाना चाहिए। यूथ बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं बजट्स के साथ में। वो चाहते हैं कि बुक्स सस्ती हो जाएं, एजुकेशन में थोड़ा सा रिलीफ उनको मिल जाए। हमारे साथ में एक और यूथ हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका?
जी सर, विराज त्रिपाठी। विराज जी, मोदी जी ने कहा है इस बार का बजट लोक लुभावना नहीं होगा, कैसा बजट आप चाह रहे हैं? देखिए, मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, वो बहुत सही अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, वो वन ऑफ द ग्रेट पॉलिटिशियंस इन आवर इंडिया। सो मैं ज़्यादा उनको कुछ बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो खुद ही समझते हैं अपने हिसाब से जो भी है। वो जैसा भी बजट लाएंगे वो हम लोग के लिए ही हेल्पफुल होगा, वो कहीं ना कहीं से वो घूम फिर के हम ही लोग को फ़ायदा ही कराते हैं। तो बस यही है कि हाँ, थोड़ा एजुकेशन, जो कॉलेज, स्कूल्स एंड बुक्स, ऑल दैट एक्सेट्रा थिंग्स शुड बी जस्ट थोड़ा सा कम होना चाहिए, ताकि सब लोग जो कि जैसे कुछ मिडिल क्लास लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो वो लोग तो चलो ठीक है उनका चल जाता है, लेकिन जैसे हम लोग जैसे लोग हैं मिडिल क्लास या हम लोग से नीचे जो लोअर कास्ट के लोग हैं जिनके घर में इतनी कमाई नहीं हो पाती है, वो लोग का एजुकेशन ना इस वजह से रुक जाता है। क्योंकि अब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग काम करें कि पढ़ाई करें, तो उस हिसाब से अगर बजट बने, खैर वो ज़्यादा समझते हैं इस बात को, हम लोग तो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ सर, बाकी आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये थे हमारे साथ में लखनऊ वाइट्स, जो चाहते हैं कि जो इस बार का बजट है, मोदी जी जो बजट बनाए वो यूथ को ध्यान में रख करके, उनकी एजुकेशन को ध्यान में रख करके बजट बनाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ पुनीत मोहन, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।